हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। आज एक और इम्पोर्टेंट थीम डिस्कस करेंगे। आज की थीम रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट और ये थीम नंबर 25 है आउट ऑफ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर योर सीईपी पेपर 2। लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे आउट ऑफ 28 स्टेट्स हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको देखने को मिलेगा 27%, बहुत ज़्यादा रेट है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे 27 से कम है, कुछ एक स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे 4 या 5% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नेशनल एवरेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको गूगल करना पड़ेगा और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए व्हाट इज़ द नेशनल एवरेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, राइट। तो अब देखते हैं जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट को लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एसडीजी 1 से आप कनेक्ट कर सकते हो, जीरो पॉवर्टी। ये सभी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड देखें तो अगर आपके पास जॉब है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है आपके पास, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ कैश फ्लो होगा, आपके पास कुछ ना कुछ इनकम होगी। कुछ इनकम होगी तो आप पॉवर्टी जो लाइन है उससे बाहर जाने की तरफ होगे, ठीक है। कुछ एक बिलो पॉवर्टी लाइन की एक लाइन होती है, अगर उससे नीचे आप इनकम अर्न कर रहे हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हो। अगर आपके पास कोई इनकम फ्लो ही नहीं है, कोई कैश फ्लो ही नहीं है, तो इसका मतलब आप तो वैसे भी पॉवर्टी, आप देखोगे पॉवर्टी लाइन से नीचे ही हो। तो कुछ ना कुछ आप देखोगे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ढंग से एम्प्लॉयड हो तो आप इन सभी चीज़ों को क्या कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, जैसे पॉवर्टी। दूसरा आप देखोगे एसडीजी 5 के अंडर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी में देखें वीमेन को भी समान अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की। और इंडिया के अंदर देखें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है कम हुआ है। वो पहले 27% था, अब 24% कुछ हो गया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो कि एक आप देखोगे बहुत ही आई थिंक इट्स एन वेरी डिफिकल्ट आई वुड से सिनेरियो। देखिए पहले 26% था, अब 20.3% है 2019 की रिपोर्ट से। और आगे अगर लेटेस्ट रिपोर्ट आएगी वर्ल्ड बैंक की तो वहाँ पे भी देख सकते हो ये नंबर्स और भी नीचे जा सकता है। एसडीजी 8 हम देखते हैं डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सभी चीज़ें आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या फिर एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड होती हैं, किस तरह का आपको इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड। अगर आप देखोगे किस तरह का आपको काम मिलता है और वर्क किस तरह का है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा। अगर आपकी जो इकॉनमी है, इकॉनमी के अंदर जो आप देखोगे मेजर बल्क है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स एंगेज्ड है, जैसे आप देखोगे 65% वर्कफोर्स कहाँ पे एंगेज्ड है, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद आप देखोगे आपका सेकेंडरी सेक्टर में आती है, फिर टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ आपको टर्शरी सेक्टर में मिलेगा। लेकिन आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर ना तो यहाँ पे कुछ डिसेंट वर्क है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है। अगर आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर ओनली कंट्रीब्यूट्स अराउंड 18% टू द जीडीपी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्कफोर्स एंगेज। 65% वर्कफोर्स जो है यहीं पे एंगेज्ड है, तो यहाँ पे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपको दिख नहीं रही। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, या फिर हम अपनी जो लेबर फोर्स है, जो हमारी वर्कफोर्स है, उसको हम इस तरह से स्किलफुल बनाएं जो कि टर्शरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर में जाके काम कर सके, जो कि एम्प्लॉयबल हो सके। एसडीजी 10 देखते हैं रिड्यूस इनइक्वालिटी। यस, नो डाउट, अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छी है तो इनक्वालिटीज़ इंक्रीज हो चुकी है हमारी कंट्री के अंदर, उसको डिक्रीज भी किया जा सकता है। आप ऑक्सफैम रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं यहाँ पे। ऑक्सफैम इनक्वालिटी रिपोर्ट के अंदर देखा है कि 95% ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज बेसिकली हेल्ड बाय ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा, अगर आपके पास गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है तो ये इनक्वालिटीज़ को आप क्या कर सकते हो, ब्रिज कर सकते हो। अब गवर्नमेंट का भी कुछ टारगेट है। गवर्नमेंट का टारगेट है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 मिलियन जॉब हम क्रिएट करेंगे 2024 से 25 तक। उससे पहले आप देखोगे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के भी अंदर आई थी, उसमें 10 मिलियन जॉब, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे 10 मिलियन जॉब क्रिएट करने की बात हुई थी, जो कि अब तक नहीं हुई है। 10 सालों में क्रिएट करने की बात हुई थी, 2021 में वो ख़त्म हो चुका है टाइम पीरियड, लेकिन वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। दूसरा हम देखते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है। एक एज ब्रैकेट होती है 15 से 59 ईयर्स के बीच में, उसको हम वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं। और 2011 का सेंसस जो हुआ है उसमें देखा है कि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है 60.7% है, राइट। तो इसका मतलब है इंडिया में काम करने वाले तो बहुत हैं। अब देखोगे 2021 के अंदर जब हमारा सेंसस होना था, जो कि अब तक नहीं हुआ है, तो उसमें आप देखोगे वर्किंग एज दिस पॉपुलेशन जो है आई थिंक
वो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली स्टेज में हैं। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है, इसमें आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज़ 4.2%। अगर 2020-21 का अगर आप सिनेरियो देखो, शायद ये कोविड के बाद और भी बढ़ गया हो। अब हम देखते हैं वर्चुअल साइकिल ऑफ जॉब क्रिएशन। अगर इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर कहीं भी जॉब क्रिएशन है तो एक वर्चुअल साइकिल होती है, विशियस साइकिल नहीं होती। वर्चुअल साइकिल और विशियस साइकिल में एक ही अंतर होता है। वर्चुअल साइकिल जो होती है आपकी पॉजिटिव फीडबैक आप देखोगे लूप के अंदर चलती है, और वो नेगेटिव लूप के अंदर चलती है आपकी विशियस साइकिल। ठीक है, अगर हम वर्चुअल साइकिल की बात करें, जॉब क्रिएशन विल लीड टू मोर डिमांड। मार्केट के अंदर डिमांड होगी तो आप देखोगे मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट विल कम। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो मोर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। मोर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी तो अगेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो ये आपकी वर्चुअल साइकिल बन सकती है। अब इश्यूज़ क्या हैं आपके एम्प्लॉयमेंट को लेके? पहला आप देखोगे एम्प्लॉयर साइड से, ठीक है, पहला आपको देखना होगा एम्प्लॉयर साइड से। फिर दूसरा हम देखेंगे एम्प्लॉई साइड से, ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर नहीं है। दूसरे वाले में आप देखोगे टाइपिंग मिस्टेक है, एम्प्लॉई YEE आएगा यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं एम्प्लॉयर साइड से क्या इशू है हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर। गवर्नमेंट जो है, जो कि आप देखोगे दो सेक्टर ही हैं जो हमारे क्या प्रोवाइड करते हैं हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट इज गवर्नमेंट, सेकंड इज प्राइवेट, थर्ड इज आपका सेल्फ एम्प्लॉयड आप बन जाते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट नॉट अ मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पूरे इंडिया के अंदर आप देखोगे कुछ एक आई थिंक 7 या 8% जॉब जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बाकी सब आपकी प्राइवेट जॉब्स हैं। उसके बाद आप देखोगे इनएडिक्वेट डेटा, एग्जांपल इररेगुलर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इररेगुलर है, टाइमली नहीं होता, डेटा करेक्ट नहीं है। दूसरा आप देखोगे गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं अनइंटेंडेड पॉलिसीज़, जैसे आप देखोगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसमें आपको 26 वीक्स की क्या मिलती है, लीव मिलती है। उसमें आप देखोगे बहुत सारी जो आपकी इंडस्ट्रीज़ थी उसमें आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर जब आपको बेनिफिट दिया जाएगा वीमेंस को, जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो उसमें उनको सैलरी भी देनी पड़ती है और उनको आप काम से निकाल भी नहीं सकते। तो ये आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज़ ने क्या किया, वीमेन को हायर करना बंद कर दिया, कम कर दिया, मतलब कंपैरेटिवली जो पहले होता था। इसीलिए हमने देखा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो कम हुआ है पहले से। जैसे हमने देखा 26% होता था, आज के टाइम में 20.3% है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिडक्शन इन MG नरेगा एलोकेशन में। आप देखोगे मनरेगा में आप देखोगे एलोकेशन, पहले बहुत ज़्यादा एलोकेशन होता था, जिसमें MG नरेगा के अंदर आप देखोगे 100 डेज ऑफ गारंटेड वर्क आपको मिलता है, लेकिन अब इसका एलोकेशन कम हो गया है। इसके अंदर लोगों को जो रोज़गार मिलना था वो कम मिल रहा है। दूसरा हम देखेंगे एम्प्लॉयर साइड से नो प्रॉपर जेंडर बजटिंग। फ्रीबीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप देखोगे फ्रीबीज, आप देखोगे वाटर के लिए फ्रीबीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रीबीज होती है, ट्रांसपोर्ट की फ्रीबीज होती है, ठीक है, MSP के लिए फ्रीबीज होती है। ये सभी फ्रीबीज आप देखोगे जो कि एक पॉपुलिस्टिक स्टंट है। पॉपुलिस्टिक मतलब वोटर्स अपीजमेंट के लिए फ्रीबीज आप प्रोवाइड करते हो, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, राइट। दूसरा हम देखेंगे डिमांड फॉर रिजर्वेशन, हरियाणा रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। जैसे हरियाणा और कर्नाटका के अंदर क्या आया था, कुछ एक जो प्राइवेट जॉब्स जो होंगी आपकी स्टेट के अंदर, उसको जैसे आप देखोगे हरियाणा में 30,000 तक सैलरी की जो भी जॉब्स होंगी वो 75% किसके लिए रिजर्व होंगी, स्टेट के यूथ के लिए, उसी स्टेट के यूथ के लिए। बट वो अभी जो बिल है वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे लगा दी गई है। तो बहुत सारी स्टेट ने भी ये बोला कि इसका डोमिनियन इफेक्ट होगा कि इस तरह के लोग हम भी ला सकते हैं, और ये इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि इससे कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपको नहीं मिलने वाली। तो ये सब क्या है, नी जर्क रिएक्शन है। प्रॉब्लम कुछ और है लेकिन आप एड्रेस कहीं और कर रहे हो। अब हम देखते हैं एम्प्लॉई साइड। सबसे पहले आप देखोगे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो गया है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 20% तक इंडिया का आ चुका है, 20.3%। अगला आप देखोगे माइग्रेशन। कई बार क्या होता है, वीमेन जहाँ पे किसी एरिया में सपोज वो एक्स स्टेट के अंदर यहाँ पे वो काम कर रही हैं और उसकी शादी हो जाती है, फिर उसको वाई स्टेट के अंदर मूव करना पड़ता है। तो ड्यू टू दिस माइग्रेशन उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो छिन जाती है और फिर वो आगे काम नहीं करती है। काफ़ी जो लेडीज़ है वहाँ जाके वाई स्टेट्स में भी वो काम नहीं करती हैं। दूसरा आप देखोगे ह्यूमन कैपिटल, इंडिया स्किल रिपोर्ट आप देखोगे 45.9% इज़ ओनली एम्प्लॉयबल। बाकी इसके पास वो स्किल नहीं है, वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है जो कि उनको चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंडर इनक्वालिटी है, वेज गैप है,
आप देखोगे बहुत बड़ा वेज गैप है। एक ही काम को जब आप देखोगे अगर मेल करता है और एक फीमेल काउंटर पार्ट करती है तो उसमें आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा वेज गैप है। एग्रीकल्चर की वेजेस में आप देख लीजिए, लेबर क्लास की वेजेस में आप देख लीजिए, तो ये जेंडर इनइक्वालिटी भी है। इंडिया स्किल रिपोर्ट बताती है कि पहले 2020 के अंदर जब एम्प्लॉयबल रेट 46.2% था, वो अब कम हो चुका है 45.9% डिस्पाइट स्किल इंडिया दिस प्रोग्राम। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर साइड से अगर हम देखते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में। जब मैंने आपको बोला 65% जो वर्कफोर्स हमारी किसके अंदर एंगेज्ड है, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर के अंदर। ज़रूरत किसकी है, कम की है, क्योंकि 18% ऑफ द जीडीपी ही सिर्फ वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी लोग वहाँ फालतू में उसमें अपना टाइम पास कर रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ड्वार्फिज्म, प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे आप देखोगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, काफ़ी एरियाज़ के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चला हुआ है, क्योंकि आप देखोगे वो कोई फ़ायदे का बिजनेस नहीं रहा, तो वो टर्शरी सेक्टर के अंदर, सर्विसेज सेक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे इंडिया की एक बहुत ही जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री देखोगे आप इकॉनमी की, बहुत ही अनोमली है उसमें। नॉर्मली क्या होता है, पहले प्राइमरी सेक्टर आपका ग्रो करता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्सरी सेक्टर। लेकिन इंडिया ने क्या किया, एक लीप फ्रॉग आप देखोगे इसमें लिया है। पहले प्राइमरी ग्रो किया, सेकेंडरी कुछ ग्रो होने लगा था, फिर डायरेक्टली थर्ड पे टर्सरी पे जंप कर दिया, तो सेकेंडरी सेक्टर हमारा इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुआ, तो प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इंडिया के अंदर। प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में नहीं बनी, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बना, चाइना बन गया मैन्युफैक्चरिंग हब। तो अब इंडिया क्या कोशिश कर रहा है उसको ठीक करने की, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पे करना चाह रहे हो, तो ठीक है, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिश है। थर्ड हम देखेंगे सर्विसेज में, कोविड शॉक से के शेप रिकवरी हुई है। काफ़ी सेक्टर्स आप देखोगे टर्सरी सेक्टर के, ट्रैवल और टूरिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं कोविड से। तो यहाँ पे भी आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी इन सेक्टर से रिलेटेड थे लोग, ट्रैवल टूरिज्म, यहाँ पे जितने भी लोग थे, कितने साल तक वो बेरोजगार रहे। और ये ऐसी स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, जो टोटली टूरिज्म पे डिपेंड करती है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर आप देखोगे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर तो आपको किसी एम्प्लॉय को निकालते हुए आपको बताना पड़ता है कि आपको क्यों निकाला है, ठीक है, बतौर कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती है, सोशल सिक्योरिटी नेट्स होते हैं, उनको पेंशन, या फिर आप देखोगे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जैसे आप देखोगे सबसे ज़्यादा हायर एंड फायर कहाँ पे होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में। यहाँ पे कोई डेटा मेंटेन नहीं करना होता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजन। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो सबसे ज़्यादा अर्बन और रूरल एरियाज़ में आप देखोगे, रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब इनिशिएटिव क्या, सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है। अग्निवीर स्कीम्स आपने सुना होगा कि 46,000 रिक्रूट्स को हम क्या करेंगे, जल्दी ही अपॉइंट करने वाले हैं। 17 साल से 21 साल तक की उम्र में इन सभी अग्निवीरों को क्या दिया जाएगा, इसमें अपॉइंटमेंट या फिर रिक्रूट किया जाएगा, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, तीनों डिफेंस फोर्सेस के अंदर। अब इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है आप इस ऐसी चीज़ों में क्या करोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज, रेलवेज, ब्रिजेस, ये होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि आपको लगता है आने वाले साल में 10 साल में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। तो ये भी इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, और इस साल बजट में आप देखोगे अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज किया है इंडिया ने। थर्ड हम देखते हैं आत्मनिर्भर भारत, 20 लाख करोड़ मतलब 10% ऑफ द जीडीपी आत्मनिर्भर भारत पे, सेल्फ रिलायंट इंडिया, इस पे हमने खर्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 100 लाख करोड़, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आप किसी के भी देख लीजिए, हाईवे, ठीक है, हाईवे से लेके रेलवे से लेके, एयरलाइन से लेके, नेशनल वाटरवेज से लेके, बहुत सारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हैं। MGNREGA में आप देखोगे 73,000 करोड़ का हमें बजट दिया है, जिसमें 54.6% वुमेन को इसमें काम मिलेगा। PM स्वनिधि में आप देखोगे, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, 1 लाख से 50 लाख हमारे पास क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो उनको 10,000 रुपये, ठीक है, 1 साल के लिए हम देंगे, ठीक है। ओके, नाउ स्कीम फॉर MSME और टेक्सटाइल के लिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्कीम और भी बनी है। दिस PLI स्कीम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स जो हैं,
ये बहुत सा इंपॉर्टेंट है पीएलआई स्कीम्स में। आप देखोगे जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो गया, ऑटोमोबाइल के अंदर हो गया, जहाँ पे भी गवर्नमेंट को ये लगता है कि इंडस्ट्री अच्छा नहीं करती तो उसको पीएलआई स्कीम के अंडर बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाता है। नाउ स्किल डेवलपमेंट में आप देखोगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, वर्ल्ड स्किल सेंटर्स दिल्ली के अंदर खोला जा सकता है। एक नया देश बिल आया था, उसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब। इसमें आप देखोगे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं उनको रिकॉन्फिगर करेंगे, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छी डेवलप हो सकेंगी। तो ये अमेंडमेंट ही आप समझ सकते हैं SCZ बिल के अंदर। ये DESH बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये सारी रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे 2017, 2019 नीति आयोग की रिपोर्ट है। इकोनॉमिक सर्वे 2017 बोलता है लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे लेबर सबसे ज़्यादा हम एब्जॉर्ब कर सकें, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल, लेदर। इकोनॉमिक सर्वे 2019 बोलता है नेटवर्क प्रोडक्ट्स करने की ज़रूरत है, हमें प्रोडक्ट्स को नेटवर्क करने की ज़रूरत है, उनको मार्केटाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा हम देखेंगे जैसे जो चाइना है वो एक वर्ल्ड का क्या बन गया है, असेंबली लाइन, जहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ग्लोबल चेन बन गया है। तो चाइना ऐसा ही इंडिया के अंदर बनाने की कोशिश की गई है, तो असेंबल इन इंडिया फॉर वर्ल्ड, ये इकोनॉमिक सर्वे ने एक नया आइडिया दिया था। अब नीति आयोग बोलता है इंडिया की स्ट्रेटजी फॉर इंडिया एट द रेट ऑफ 75, जब हमारे 75 साल आज़ादी के हो जाएंगे